हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, भूगोल का। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जल संसाधन। प्रकृति में जल से ही जीवन संभव है। जल के कारण ही मानव सहित समस्त जीव जंतुओं के क्रियाकलाप संपादित होते हैं। जल का उपयोग पेयजल, घरेलू उपयोग, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, नौकायन, मनोरंजन, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के ये स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हैं हो या जिनके उपयोग की संभावना हो को जल संसाधन कहते हैं। राजस्थान में मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अफवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अफवाह तंत्र, यह अफवाह तंत्र क्या होता है? किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। यह धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना से प्रभावित होती है। हम जानते हैं कि जल का सामान्य स्वभाव है ढाल की ओर बहना। विद्वानों के अनुसार माना जाता है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व सतलज, यमुना और प्रागैतिहासिक कालीन सरस्वती नदी राजस्थान से होकर बहती हुई गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी, लेकिन भूगर्भिक हलचल और जलवायु परिवर्तन के कारण वैदिक संस्कृति की पोषक से यह सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। क्या आप जानते हैं, ऐसी छोटी नदियाँ जो अपने क्षेत्र को जल आगे ले जाकर बड़ी नदी में उड़ेल देती हैं, उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। जल विभाजक रेखा, दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़ज एवं इनकी सहायक नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। दूसरा, अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से दक्षिण पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर किसी स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। राजस्थान उच्चावच एवं अपवाह तंत्र। तो यहाँ देखें, ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें समुद्र तट से ऊंचाई है। तो ये जो गहरा रेड कलर में जो गहरा दिखाई दे रहा है, हल्का मैरून कलर का, ये 900 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वत क्षेत्रीय हैं। और 600 मीटर ऊंचाई पर पीले कलर का भाग दिखाई दे रहा है जो अरावली पर्वतमाला के भाग हैं। और जो हरे दिखाई दे रहे हैं 300 मीटर ऊंचा जो राजस्थान का ज़्यादातर हिस्सा है। और जो गहरा हरा कलर का है वो 150 मीटर ऊंचा है जो इधर को पाकिस्तान से लगता हुआ है, गुजरात से पाकिस्तान से लगता हुआ भाग है। ठीक है। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, सबसे पहले चंबल। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के जनापाव से है। यह राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश
में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, बेडस, कोठारी, काली सिंध, पार्वती है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। बनास, यह चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। बनास, बेडस और मेनाल नदियों का संगम स्थल, जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, बीगोद, भीलवाड़ा के पास स्थित है। टोंक व सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की अन्य सहायक नदियाँ कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल आदि हैं। लूनी नदी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूगड़ी, सागी, गुहिया आदि है। अगला है माही नदी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरोरू नामक स्थान इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबाती खाड़ी में मिलती है। बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम एवं जाखम हैं। बाणगंगा, इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराठ पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। घग्गर, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी की सहायक नदी माना जाता है। यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमि का जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा प्रबंधन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देश्य परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए आधुनिक भारत के मंदिर, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। राजस्थान में संबंधित प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है। विवरण आगे पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं सिंचाई के उद्देश्य से प्राकृतिक जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल स्रोत में बनाए गए बांध को बैराज कहा जाता है। किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता उसे फीडर कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे चंबल परियोजना। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से एक गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। अन्य 3 बांध राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में, जवाहर सागर बांध एवं कोटा बैराज बांध कोटा जिले में बनाए गए हैं। इस परियोजना में दोनों राज्यों को मुख्यतः जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। माही सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जल विद्युत का उत्पादन भी इस परियोजना में हो रहा है। बीसलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले के
टोडा राय सिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर मुख्यतः पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य कई क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में एक नहर बनाकर लाए गए जल से बाड़मेर तथा जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा मिलती है। इनके अतिरिक्त राज्य में विकसित अन्य नदी घाटी परियोजनाएं पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोमकमला आंबा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजनाएं आदि हैं। आओ करके देखें। नदी पर बने बांध से होने वाली लाभों की सूची बनाइए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप सोचकर आपको उत्तर देने हैं इनके, ना। तो ये प्रश्न देखकर आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख नहरें। गंगा नहर। राजस्थान में नहरों पर जलापूर्ति का कार्य स्वतंत्रता से पहले ही आरंभ हो गया था। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट एक बांध बनवाया और वहां से 1927 में एक नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी लाया गया। यह राजस्थान की पहली नहर है। वर्तमान में इस नहर से श्री गंगानगर जिले में सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस नहर को बनाने का सुझाव सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद 1952 ईस्वी में पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज नामक बांध का काम शुरू हुआ। हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावली तक 204 किलोमीटर फीडर नहर है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर तथा वितरिकाओं की नदी की लंबाई 8000 किलोमीटर से भी अधिक है, जिनसे लगभग 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। नहर का अंतिम बिंदु वर्तमान में बाड़मेर के गडरा रोड तक है। यह एशिया की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, जिसे मरुगंगा भी कहा जाता है। यदि इस नहर को आगे बढ़ाकर गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़ दिया जाए तो इसमें छोटे जहाज़ों एवं नाव का संचालन किया जा सकता है। राजस्थान के मरुस्थल ढाल पश्चिम में होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए अब तक कई उत्थापक या लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। इंदिरा गांधी नहर के कारण क्षेत्र में कृषि विकास, मरुस्थल प्रसार पर रोक, सूखे एवं अकाल पर नियंत्रण, पेयजल, विद्युत उत्पादन, पशुधन विकास, मत्स्य पालन एवं पर्यटन विकास आदि संभव हुआ है। इंदिरा गांधी नहर, हरिके बैराज, और ये देखो इंदिरा गांधी नहर में जल प्रवाह है। इस तरह की नहरें होती हैं, दोनों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आओ करके देखते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देखकर देना है। भरतपुर नहर। पश्चिम यमुना नहर से इस नहर का निर्माण किया गया है। भरतपुर नहर से राजस्थान के केवल भरतपुर जिले में ही सिंचाई होती है। इन नहरों के अतिरिक्त विभिन्न छोटे बड़े बांधों, एनीकटों, तालाबों, कुएं एवं नलकूपों से भी राजस्थान में सिंचाई होती है। वर्तमान में सिंचाई के लिए फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का विकास हो रहा है। जल संरक्षण और प्रबंधन। साधारण अर्थ में सुरक्षित करके रखना संरक्षण कहलाता है, अर्थात संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन एवं तथा रखरखाव, जिससे उसके दुरुपयोग अथवा अनावश्यक क्षति को रोका जा सके, संसाधन संरक्षण कहलाता है। जल ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर न केवल मानव अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीव जगत निर्भर है। वर्तमान में औद्योगिक आर्थिक वातावरण, बढ़ती उपभोगवादी संस्कृति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने के कारण जल के विदोहन में
तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अतः प्रादेशिक एवं विश्व स्तर पर सभी देशों में स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल मिल सके। जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण के लिए हर नागरिक, समाज और प्रशासन को एक साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट न डालना, पेयजल के स्रोतों के निकट स्नान एवं कपड़े न धोना, जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना शामिल है। जल का पुनर्वितरण करना अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जन जीवन और उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय और सामाजिक विषमता को कम किया जा सकता है। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वनावरण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल की पुनरावृत्ति आदि प्रयत्नों से जल की कमी और अवनयन को स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में कई प्रकार के जल स्रोत पाए जाते हैं। प्राचीन काल में इन जल स्रोतों में लोगों को जल उपलब्ध होता था। इनकी अच्छी तरह से देखरेख की जाती थी। राज्य के विभिन्न जिलों में पाए जाने वाले तालाब, झीलें, कुएं, बावड़ियाँ आदि इनके उदाहरण हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए। इस तरह के प्रयास उदयपुर के शासकों द्वारा किए गए, जिनकी संक्षिप्त जानकारी यहाँ दी जा रही है। उदयपुर में ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली। एक अध्ययन। राजस्थान में जल संरक्षण की विचारधारा बहुत प्राचीन है। यहाँ के राणाओं या राजाओं, शासकों ने कई झीलों का निर्माण करवाया। जैसलमेर झील इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। जल संरक्षण के लिए नदी को मोड़ने एवं जोड़ने तथा झीलों को जोड़ने के विश्व के सबसे पुराने उदाहरण हैं मेवाड़ में देखे जा सकते हैं। उदयपुर शहर के पश्चिमोत्तर में 6 किलोमीटर दूर स्थित चिकलवास गांव के समीप आहर नदी पर महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा एक बांध बनाकर वर्षा ऋतु में प्रवाहित अतिरिक्त जल को फतेह सागर तक पहुंचाने के लिए चिकलवास नहर का निर्माण किया। इस नहर निर्माण में फतेह सागर में आहर नदी का पानी 118 वर्ष पहले पहुंचा दिया गया। 470 वर्ग किलोमीटर में फैली घाटी में क्रमबद्ध जलाशयों का निर्माण तथा नदियों को आपस में जोड़कर यहाँ के तत्कालीन शासकों ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वर्षा जल प्रबंधन एवं संरक्षण का प्रशंसनीय कार्य जनहित में किया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। उदयपुर बेसिन में गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील, अमरकुंड, कुमरिया तालाब, रंग सागर, स्वरूप सागर तथा फतेह सागर जलाशयों का निर्माण जल प्रबंधन की दृष्टि से विश्व भर में सर्वोच्च उदाहरण है। वर्षा ऋतु में जलाशय में भर जाते हैं तो इन सभी जलाशयों का जल स्तर तक समान हो जाता है तथा पानी आपस में मिल जाता है। उदयपुर बेसिन में विभिन्न छोटे बड़े जलाशय सिंचाई, पेयजल एवं पर्यटन विकास हेतु जल प्रबंधन के उत्तम उदाहरण हैं। महाराणा राज सिंह प्रथम द्वारा नदी बहाव को कृत्रिम रूप से मोड़कर उसे स्थायित्व प्रदान किया। मेवाड़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उभयेश्वर क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी को मोड़कर मोरवानी नदी में मिला दिया। इस प्रकार उभयेश्वर क्षेत्र के जल को जना सागर तथा फतेह सागर में पहुंचा दिया गया। उभय सागर के जल को मोरवानी नदी के साथ मिलाने का कार्य सन 1670 से 1685 के बीच किया गया। इस तरह से ठीक है, फतेह सागर झील में पानी लाया गया है और यहाँ पिछोला झील में पानी लाया जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो शब्दावली है जो इसमें यूज की गई। अफवाह क्या होता है? नदी जल का बहना,
अवशेष क्या है? बचा हुआ। अपशिष्ट अनुपयोग पदार्थ। और संरक्षण है सुरक्षित रखना या रखा रखाव। ठीक है, तो अपना ये अध्याय खत्म होता है। इसके प्रश्नोत्तरों को आप देखना। ठीक है, कोई दिक्कत आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर जाके बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।